नमस्कार। सोचिए, नक्शे पर जो नाम हम देखते हैं वो कितने पक्के लगते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ियों में से एक का नाम ही अचानक एक बड़ी बहस का मुद्दा बन जाए। आज हम यही समझने वाले हैं कि क्या कोई एक देश अकेले ही मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदल सकता है। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक नाम बदलने का नहीं है। ये सवाल जुड़ा है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से, जियोपॉलिटिक्स से और साझा संप्रभुता से। और ये सारे ही विषय किसी भी सिविल सेवा परीक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इस सवाल की तह तक जाने के लिए हम सबसे पहले इस नए नाम के प्रस्ताव को समझेंगे, फिर खाड़ी के भूगोल और उसके कीमती संसाधनों पर एक नजर डालेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि नाम रखने के अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या कहते हैं, और आखिर में समझेंगे कि ये पूरा मामला हमारे लिए, खासकर यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से इतना अहम क्यों है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरी बहस शुरू कहाँ से हुई। हुआ यह है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रस्ताव लाया गया है जिसमें मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने की बात कही गई है। और बस इसी एक कदम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ऐसा करना मुमकिन भी है। अब इस विवाद को ठीक से समझने के लिए हमें पहले नक्शे पर उतरना होगा। देखिए, किसी भी जियोपॉलिटिकल मुद्दे को समझने की पहली सीढ़ी उसका भूगोल ही होता है। आइए अब जरा इस नक्शे पर नजर डालते हैं। ये हमें खाड़ी की खास बातें दिखाता है, इसकी सीमाओं से लेकर इसके समुद्री रास्तों तक। चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, मेक्सिको की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। इसका ये विशाल आकार ही इसे रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बना देता है। और सिर्फ आकार ही नहीं, इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। ये खाड़ी लगभग 30 करोड़ साल पुरानी है, जो समुद्र तल के नीचे धंसने से बनी थी। तो ये सिर्फ पानी का एक बड़ा हिस्सा नहीं है, बल्कि एक प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना है। अब सवाल ये है कि इससे कौन कौन से देश जुड़े हैं। तो इसकी सीमाएं 3 मुख्य देशों से लगती हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और क्यूबा। और यही साझा भूगोल इस मुद्दे को इतना पेचीदा बना देता है। इस खाड़ी के 2 मुख्य गेटवे यानी प्रवेश द्वार हैं। पहला है फ्लोरिडा जलडमरू मध्य, जो इसे अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, और दूसरा है युकाटन चैनल, जो इसे कैरिबियन सागर से जोड़ता है। ये रास्ते इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नेवी के लिए एक बहुत अहम चौराहा बनाते हैं। तो अब ये समझते हैं कि आखिर इस खाड़ी में ऐसा है क्या जो इसे इतना कीमती और साथ ही इतना अस्थिर भी बनाता है। ये इलाका तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों से लबालब भरा हुआ है, जो इसे आर्थिक रूप से बहुत जरूरी बनाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यहाँ का गर्म पानी इसे खतरनाक तूफानों यानी हरिकेन का हॉटस्पॉट भी बनाता है। तो ये आर्थिक अवसरों और प्राकृतिक खतरों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इस क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स पर सीधा असर डालता है। तो भूगोल और संसाधनों को समझने के बाद चलिए अब हम अपने असल सवाल पर वापस आते हैं, नाम रखने के पीछे की राजनीति पर। तो सवाल वही है, दुनिया के नक्शों पर ये जो नाम लिखे होते हैं, इनका फैसला आखिर करता कौन है? क्या ये बस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है, या फिर इसके लिए कोई नियम कानून भी बने हैं? इसका जवाब एक खास संगठन के पास है, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन यानी IHO। ये एक इंटरगवर्नमेंटल संगठन है जिसकी जिम्मेदारी दुनिया के सभी समुद्रों, महासागरों और नेविगेबल वाटर्स यानी जहां जहाज चल सकते हैं उनका सर्वे और चार्ट बनाना है। और यहीं पर इस पूरे विवाद का हल छिपा है। IHO के नियमों के मुताबिक किसी भी साझा जल निकाय का नाम सदस्य देशों के बीच आम सहमति के बिना नहीं बदला जा सकता। मतलब साफ है, कोई भी एक देश, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अकेले ये फैसला नहीं ले सकता। तो इस पूरी केस स्टडी से हमें क्या समझना है, खासकर यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से इसके की टेकअवेज क्या हैं? देखिए, यूपीएससी के लिहाज से 3 बातें यहाँ गांठ बांधने वाली हैं। पहली, भूगोल और भू राजनीति का गहरा रिश्ता। हमने देखा कि कैसे खाड़ी के तेल भंडार और उसकी लोकेशन ही इस विवाद की जड़ में है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ताकत। IHO जैसी संस्थाएं ये पक्का करती हैं कि साझा संसाधनों पर कोई एक देश अपनी मनमानी ना करे। और तीसरी और सबसे अहम बात, संप्रभुता बनाम साझा स्थान। ये मामला हमें याद दिलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जल निकायों पर किसी एक देश की इच्छा नहीं चलती, बल्कि सामूहिक समझौता चलता है। तो अगली बार जब कोई नक्शा देखें तो याद रखें कि उस पर लिखे नाम सिर्फ शब्द नहीं है, वो इतिहास, राजनीति और शक्ति संतुलन की कहानियां बयां करते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर नक्शे पर लिखे नाम भी बहस का विषय हो सकते हैं, तो हमारी दुनिया की और कौन सी स्थायी दिखने वाली चीजें उतनी स्थायी नहीं है जितनी हम उन्हें समझते हैं।